प्रिय विद्यार्थियों, मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 पर चर्चा कर रहे हैं। और जो विद्यार्थी पहली बार मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है या जो विद्यार्थी अभी मुख्य परीक्षा की क्लास में बैठे हैं, उनके लिए मैं बहुत सरल तरीके से निबंध को शीर्षक में कैसे बांटे ये भी समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सीधी, सरल, सच्ची बात और साथ में महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखना ये नंबर दिलाता है। तो देखिए, ये कुरुक्षेत्र का निबंध है और विकसित भारत जी राम जी अधिनियम में इसने जो शुरू में भूमिका बनाई है, इसे ही आप अपने निबंध की भूमिका के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। हर निबंध पर यह लागू नहीं होता, लेकिन इस निबंध को जिस विद्वान ने भी लिखा है उसने भूमिका भी बहुत अच्छी बना दी है। तो ऊपर को मैं जो पढ़ के सुना रहा हूं, देखिएगा, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025, फिर साइड हेडिंग डालेंगे आप भूमिका। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 भारत की ग्रामीण रोजगार नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, इंट्रो या भूमिका का मतलब होता है आपने जहां से बात कहनी शुरू की। आप भूमिका लिखने का तरीका बदल भी सकते हैं। आप चाहें तो ये बता सकते हैं कि मनरेगा की जगह जी राम जी आया है, पर वो आप अगले पैराग्राफ में बताएं। यहां आपने शुरू कर दी बात कहना कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 भारत की ग्रामीण रोजगार नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। यह अधिनियम मनरेगा के स्थान पर नया वैधानिक ढांचा स्थापित करता है, जो ग्रामीण रोजगार को केवल आय सहायता तक सीमित न रखते हुए उसे दीर्घकालिक ग्रामीण विकास और अवसंरचना निर्माण से जोड़ता है। इन दोनों शब्दों को भी दिमाग में रखें हमेशा। ग्रामीण रोजगार का मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति को केवल रोजगार दे दिया जाए। एक गड्ढा खोद दे और दूसरे गड्ढे में उसको मिट्टी को डाल दे, फिर दूसरा गड्ढा खोद के उसकी मिट्टी को तीसरे गड्ढे में डाले, तो इससे व्यक्ति को रोजगार तो मिल गया, पर उसका रोजगार जो है उत्पादकता में सहायक नहीं हो रहा है। तो इसका ध्येय क्या रखा गया है? दीर्घकालिक ग्रामीण विकास और अवसंरचना निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने से इसको हम जोड़ेंगे। यह कानून विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण आजीविकाओं को अधिक सुदृढ़, उत्तरदायी और भविष्य सक्षम बनाने का प्रयास करता है। मतलब इसकी तीन बातें: दीर्घकालिक ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ग्रामीण आजीविका को अधिक सुदृढ़, उत्तरदायी और भविष्य सक्षम बनाने का प्रयास, ताकि हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पा सकें। इसके अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 125 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया गया है। अभी आपका फैक्ट फाइल शुरू हुआ, कितने दिन के रोजगार की यहां पर जिम्मेदारी ले रही है सरकार? 125 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया गया है। अब जो कार्य होंगे इस रोजगार योजना में, साथ ही कार्यों को जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संवर्धन और जलवायु अनुकूलन जैसे प्राथमिक क्षेत्रों से जोड़ा गया है। मतलब जल सुरक्षा से संबंधित कार्य कराए जाएंगे, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका और जलवायु अनुकूलन जैसे कार्य कराए जाएंगे। विकेंद्रीकृत योजना, मतलब ये केंद्र की तरफ से तो रहेगी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी राज्यों को भी दी जाएगी। तो विकेंद्रीकृत योजना है। सुदृढ़ डिजिटल निगरानी, आधुनिक जमाना डिजिटल युग है, तो ये सुदृढ़ डिजिटल निगरानी में रहेगा और केंद्र राज्य की साझा जिम्मेदारी पर आधारित रहेगा। एक अंश केंद्र देगा तो एक अंश राज्य को भी देना पड़ेगा, तो दोनों की जिम्मेदारी भी साझा रहेगी। यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार को एक रणनीतिक विकास साधन के रूप में पुनः परिभाषित करता है, जिससे आय सुरक्षा के साथ साथ टिकाऊ और समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिले। तो कोई भी जो योजना है उसमें आय सुरक्षा रहनी चाहिए, जो ग्रामीण लोग हैं जो उसमें रोजगार पा रहे हैं उनकी इनकम बढ़े, लेकिन जो उनका कार्य है वो उत्पादक हो, स्थायी हो, अर्थव्यवस्था के विकास में रोजगार, अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक हो। इसीलिए कहा गया है कि आय सुरक्षा के साथ साथ टिकाऊ और समावेशी ग्रामीण विकास, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट इसका लक्ष्य है। केवल रोजगार देना नहीं, समावेशी ग्रामीण विकास, आय सुरक्षा और समावेशी ग्रामीण विकास, तो ये इसकी भूमिका हुई। अब उसके बाद आप दूसरी साइड हेडिंग डालिएगा, आवश्यकता क्यों। आपको यहां पर जस्टिफाई करना है कि पहले तो मनरेगा चल ही रहा था, तो क्या मनरेगा में कमी थी? तो एकदम आप मनरेगा असफल थी इस तरह की बातों पर नहीं जाएंगे। वो असफल थी भी नहीं वो योजना, लेकिन समय के साथ
हर योजना में परिवर्तन की जरूरत होती है। तो ये आधुनिक युग के साथ, आधुनिक समय की मांग के साथ, वर्तमान समय की मांग के साथ मनरेगा को क्या कर रहा है, एडवांस कर रहा है। ये दूसरी साइड हेडिंग रहेगी आपकी। आवश्यकता, पिछले 2 दशकों से ग्रामीण रोजगार की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था, पिछले 2 दशकों से ग्रामीण रोजगार भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। ग्रामीणों को रोजगार दोगे तभी उनकी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था होगी। वर्ष 2005 में लागू महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यही मनरेगा है, 2005 में लागू हुआ था, ने मजदूरी आधारित रोजगार, ग्रामीण आय स्थिरता और बुनियादी अवसंरचना निर्माण में अहम योगदान दिया। यानी मनरेगा की तो बहुत अच्छी उपलब्धियां रही, ग्रामीण आय आई, बुनियादी अवसंरचना बढ़ी, हालांकि रोजगार मिला। हालांकि समय के साथ ग्रामीण भारत की सामाजिक आर्थिक संरचना में उल्लेखनीय बदलाव आया। फिर नया क्यों ला रहे हैं? तो समय के साथ सामाजिक आर्थिक संरचना में बदलाव आया, बढ़ती आय, आय पहले से बढ़ गई। बेहतर कनेक्टिविटी, अब गांव बहुत अच्छे कनेक्टिविटी से शहरों से जुड़ रहे हैं। डिजिटल पहुंच, गांव-गांव तक अब डिजिटल पहुंच हो चुकी है। और आजीविका के विविध अवसरों ने ग्रामीण रोजगार की प्रकृति और आवश्यकताओं को बदल दिया है। आज ग्रामीणों को वर्तमान परिवेश के अनुसार हमें रोजगार देने की जरूरत है। इसी पृष्ठभूमि में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 VBG रामजी को मंजूरी दी गई। यह अधिनियम मनरेगा का एक व्यापक वैधानिक संशोधन है जो ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप पुनर्संरचित करता है। रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है मनरेगा को। तो ये हुआ इसकी आवश्यकता। भारत में फिर ग्रामीण रोजगार की पृष्ठभूमि कब से ऐसा हमने किया, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, चाहें तो इस पैराग्राफ को आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मनरेगा की उपलब्धियां और सीमाएं। तो आपने इसके पहले, क्योंकि इसने मनरेगा का स्थान लिया है, तो आप जरूर बताएं कि मनरेगा की उपलब्धियां क्या थी, मनरेगा की लिमिटेशंस क्या थी। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष न्यूनतम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना था। समय के साथ इसमें कई प्रशासनिक और तकनीकी सुधार हुए। महिलाओं की भागीदारी वर्ष 2013-14 के 48% से बढ़कर 2025-26 में 58.15% हो गई। यानी मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। आपको आंकड़े याद रहे तो और अच्छी बात है कि 48 से बढ़कर कितनी पहुंच गई, 48 से बढ़कर के 58.15, यानी 10% भागीदारी महिलाओं की बढ़ी। आधार आधारित भुगतान प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी भुगतान लगभग सार्वभौमिक हो गया। आधार पर आधारित भुगतान था, इलेक्ट्रॉनिक मजदूरी भुगतान था, मतलब ये आधुनिक डिजिटल पेमेंट पर चला गया। परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग और निगरानी प्रणालियों में सुधार हुआ। तो ये मनरेगा अच्छा जा रहा था। फिर इसके बावजूद जमीनी स्तर पर काम की अनुपलब्धता, व्यय और भौतिक प्रगति में असंतुलन, ये मनरेगा की सीमाएं हैं, पॉइंट्स बना सकते हैं। जमीनी स्तर पर काम की अनुपलब्धता, आप आलोचना कर रहे हैं बड़े अच्छे शब्दों में। जमीनी स्तर पर काम की अनुपलब्धता थी, व्यय और भौतिक प्रगति में असंतुलन था। समझिएगा, जमीनी स्तर पर मतलब ऑन द स्पॉट, मतलब आप बुनियादी लेवल पर जब जा रहे हैं तो काम नहीं था लोगों के पास, भले उनको रिकॉर्ड में काम दिखाया जा रहा था। व्यय और भौतिक प्रगति में असंतुलन, यानी व्यय दिखा दिया गया मनरेगा में इतना हुआ और उसके बाद उस पर जो परिसंपत्तियां बननी थी या वास्तविक जो उस व्यय के आधार पे काम होना था उसमें असंतुलन था, यानी व्यय ज्यादा था, काम कम था। मशीनों का दुरुपयोग और गबन जैसी समस्याएं बनी रही। महामारी के बाद बहुत कम परिवार पूरे 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर सके। इससे स्पष्ट हुआ कि मनरेगा की संरचना अपनी व्यावहारिक सीमा तक पहुंच चुकी थी। मतलब आलोचना भी नहीं हो रहा है और आपने कमियों को बता दिया। ये एक प्रशासनिक दृष्टिकोण है। आप राजनेता नहीं हैं, आप कोई चुनाव में भाषण नहीं दे रहे हैं, आपको निबंध कैसे लिखना है समझिए। ये मनरेगा की कमियां हैं और कमियों के बावजूद मनरेगा ने बहुत कुछ पाया। अब वो इसलिए सुधार मांग रहा था कि मनरेगा का जो स्ट्रक्चर है, मनरेगा की जो संरचना है, वो अपनी व्यावहारिक लिमिट तक पहुंच चुकी थी। भाई इससे ज्यादा अब उससे होना संभव नहीं था जब तक हम उसको नए रूप में न डालें। इसीलिए नए वैधानिक ढांचे की आवश्यकता हुई। वर्ष 2005 के बाद ग्रामीण भारत में व्यापक बदलाव आए हैं।
गरीबी दर 2011-12 में 27.1% से घटकर वर्ष 2022-23 में 5.3% रह गई। गरीबी दर घटी। ग्रामीण आजीविकाएं अब अधिक विविध और डिजिटल रूप से एकीकृत हैं। ऐसे में मनरेगा का खुला और मांग आधारित स्वरूप समकालीन जरूरतों से पूरी तरह मेल नहीं खाता। इसीलिए विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 लाया गया। तो ये मनरेगा की सीमाएं थी। अब नेक्स्ट आप मेन मुद्दे पे आएंगे, यह आपका बड़ा शीर्षक भी बनेगा, अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं पर अब हम चर्चा करते हैं। इसको आप जरूर हाईलाइट करके एक एक पॉइंट के रूप में लिखिएगा। प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की गारंटी, 100 से बढ़कर 125। सेकंड और बहुत अच्छी बात है, बुआई और कटाई के चरम मौसम में 60 दिनों की कार्य मुक्त अवधि, ताकि किसान उस समय अपना कार्य कर सके। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक या अधिकतम पाक्षिक 15 दिन के भीतर। फिर रोजगार की 4 प्राथमिकताएं पहले से चर्चा होते आ रही है। जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका अवसंरचना और चरम मौसम में जोखिम न्यूनीकरण। तो सभी परिसंपत्तियों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना प्रणाली में एकीकृत किया गया है तथा ग्राम पंचायत योजनाओं को पीएम गति शक्ति जैसी राष्ट्रीय प्रणालियों से जोड़ा गया है। तो ये यहां तक के 4 पॉइंट। दोबारा सुना रहा हूं, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की गारंटी, बुआई कटाई के चरम मौसम में 60 दिनों की कार्य मुक्त अवधि, मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक या पाक्षिक और रोजगार को 4 प्राथमिक क्षेत्र जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका अवसंरचना और चरम मौसम जोखिम न्यूनीकरण, इन 4 चीजों से जोड़ा गया। अब फिर ये हेडिंग भी बहुत जरूरी है लिखना, वित्तीय संरचना, कि भाई पैसा कहां से आएगा इस तरह की स्कीम के लिए। तो यह अधिनियम केंद्रीय क्षेत्र योजना से हटकर केंद्र प्रायोजित योजना की ओर संक्रमण करता है। इसमें कुल खर्च का अनुमान है, देखिए कुल अनुमानित वार्षिक व्यय 1,51,252 करोड़। याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे फिगर लिखना प्रभावी बनाता है निबंध को। आप में से कई लोग मेरे पास कॉपी लाते हैं, अंक कम क्यों मिला, आप बहुत से फैक्ट का फिगर का लिखना छोड़ देते हैं। अनुमानित केंद्रीय हिस्सा 95,692 करोड़। सामान्यतः राज्यों के लिए लागत साझाकरण अनुपात, चलो ऊपर का फिगर याद ना आए, 60:40 ये याद रखें, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट 60% खर्चा देगी तो राज्य सरकार को 40% देना रहेगा। पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए एकदम बदल गया फिगर, 90/10, 90% सीधा कौन दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है। और यदि यही कार्यक्रम कहां चलेगा, यही कार्यक्रम चलेगा आपका केंद्र शासित प्रदेशों में, तो 100% केंद्र सरकार देगी। तो ये इसकी वित्त संरचना है। यह संरचना राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाले बिना जवाबदेही और बजटीय अनुशासन को मजबूत करती है। तो ये हो गया इसकी वित्तीय संरचना, यानी हम इसके लिए पैसा कहां से लाएंगे। तो देखिए क्या क्या साइड हेडिंग बन रहा है, निष्कर्ष, आवश्यकता क्यों, मनरेगा की सीमाएं, अधिनियम क्या है, फिर अधिनियम की वित्तीय संरचना क्या है, ऐसा आपके दिमाग में रहे। आप इन्हीं शीर्षकों में निबंध को बांधिए। फिर इस अधिनियम का लाभ क्या है, तो उत्पादक परिसंपत्तियों के माध्यम से ग्रामीण आय और लचीलापन बढ़ता है। उत्पादक परिसंपत्तियां बनेंगी। बार बार ध्यान दिया जा रहा है कि केवल रोजगार देना लक्ष्य नहीं है, रोजगार दे करके जो काम कराया जाएगा उससे हम उत्पादक परिसंपत्तियां बनाएंगे, परफॉर्मिंग एसेट्स हम बनाएंगे, ग्रामीण आय को हम बढ़ाएंगे, जल कार्य हम कराएंगे, तो कृषि और भूजल पुनर्भरण को लाभ होगा। आज हम भूजल स्तर के गिरते जाने से क्या है, परेशान हैं, तो हम यहाँ पर जल कार्य कराएंगे तो कृषि और भूजल पुनर्भरण को लाभ होगा। सड़क भंडारण और बाजार अवसंरचना से बाजार पहुंच में सुधार, तो एक तो सड़क बनाएंगे, इस योजना को अब सड़क निर्माण से जोड़ रहे हैं। और भंडारण के लिए हम क्या करेंगे, भंडारण गृह बनाएंगे, तो किसान अपनी उपज को तुरंत बेचे, इस बाध्यता से मुक्त होगा यदि भंडारण की सुविधा रहेगी। सड़क सुविधाओं का विस्तार होगा तो वो बाजार तक आसानी से पहुंचेगा। तो जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाएंगे तब तक ग्रामीण उत्पादकता से लाभ की प्राप्ति में बाधाएं आती रहेंगी। तो हम यहाँ पर सड़क भंडारण और बाजार अवसंरचना से बाजार पहुंच में सुधार लाएंगे। 125 दिन के रोजगार से आय सुरक्षा, उपभोग
और पलायन में कमी, तो हम 125 दिन का रोजगार दे रहे हैं, 100 से 125 बढ़ा दिए, पलायन में स्वाभाविक रूप से कमी आएगी। और काम न मिलने पर 15 दिनों के बाद हम बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। और यदि हम काम नहीं दे रहे हैं तो भाई तो फिर आपको हम बेरोजगार रख रहे हैं, इसके जिम्मेदार हम हैं, आपकी सरकार। तो हम आपको हम क्या क्या देंगे, 15 दिन तक काम हमने आपको नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, और इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों के ऊपर डाल दी जा रही है। इसका मतलब है या तो आप इस योजना को लागू करके सही तरीके से रोजगार दीजिए, तो 60% केंद्र सरकार दे रही है, और आप अपने यहाँ ढीला ढाला रवैया अपना रहे हैं, तो आप अपने प्रदेश के बेरोजगारों को बैठाल के खुद से पैसा बांटिए। तो ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, लिखने की बात नहीं है। कुछ राज्य इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, राजनीति में व्यस्त रहते हैं, तो उनके लिए ये पॉइंट जोड़ा गया है। अब ये सारा कार्य ठीक से कैसे चलेगा, किसी भी योजना के लिए ये शीर्षक जरूरी है, कार्यान्वयन, पारदर्शिता और निगरानी। जब तक किसी योजना को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित न किया जाए तब तक योजना सफल नहीं होती। इंटरव्यू का बड़ा अच्छा प्रश्न रहता है, योजनाएं इतनी बनती हैं पर सफल क्यों नहीं होती, कार्यान्वयन की कमी। तो कार्यान्वयन की भी योजना बनेगी, फिर ट्रांसपेरेंसी चाहिए, पारदर्शिता, और साथ ही साथ सतत निगरानी। आपका चाहे छोटा सा पारिवारिक समारोह क्यों ना हो, आपकी कोई एक छोटी सी संस्था, स्कूल, कोचिंग क्यों ना हो, आप यदि निगरानी नहीं रखेंगे, अपने लोगों के कार्यों का फीडबैक लगातार आप नहीं लेंगे, तो योजनाएं असफल हो जाएंगी। तो यही बातें यहाँ भी लगती है, कार्यान्वयन की क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी की क्या व्यवस्था है, और निगरानी का क्या सिस्टम है। तो देखिए क्या सिस्टम बनाया है सरकार ने। अधिनियम राष्ट्रीय से ग्राम स्तर तक स्पष्ट संस्थागत ढांचा स्थापित करता है। ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषदें नीति और समीक्षा का कार्य करती है। तो देखिए क्या परिषद बनेगी निगरानी के लिए, ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषदें। साथ ही पंचायती राज संस्थाएं ये भी निगरानी करेंगी और क्रियान्वयन करेंगी। तो पंचायती राज संस्थाएं योजना और क्रियान्वयन का नेतृत्व करती है। और फिर ऑडिट होना चाहिए, आय व्यय सही हुआ कि नहीं हुआ, आपने कुछ भी खर्च किया तो आपने उस खर्च के बारे में रिकॉर्ड बनाया कि नहीं बनाया, यही ऑडिटिंग है, यही लेखा परीक्षण है। तो ग्राम सभाओं को सामाजिक लेखा परीक्षा की सशक्त भूमिका दी जाएगी। इसको हम सोशल ऑडिटिंग कहते हैं, कि यहाँ पर ग्राम सभा स्तर पर भी ऑडिटिंग होगा। इसके बाद एआई का उपयोग होगा, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का प्रयोग करेंगे, जीपीएस आधारित निगरानी करेंगे, वास्तविक समय एमआईएस डैशबोर्ड और अनिवार्य सामाजिक लेखा परीक्षाएं पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करती हैं। आप इनका व्यवहारिक उपयोग होते देख ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनता है तो उसका हम डिजिटल क्या करते हैं, फोटो खींच करके अपलोड करते हैं। जिन लोगों को रोजगार देंगे उनका हम बायोमेट्रिक लेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो हम आधुनिक जितने संसाधन हैं अपने पास डिजिटल युग के, उन सब को हम किससे जोड़ रहे हैं, जी राम जी से जोड़ रहे हैं। तो कैसे सब चीज अच्छे से नहीं होगा। अब आ गया निष्कर्ष, हम इसमें आप भविष्य की संभावनाओं की ओर संकेत करेंगे, अच्छाइयां बताएंगे। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 भारत की ग्रामीण रोजगार नीति में एक निर्णायक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। यह मनरेगा की उपलब्धियों को आगे बढ़ाते हुए उसकी संरचनात्मक सीमाओं को दूर करता है। मनरेगा का विरोधी नहीं है, उसकी उपलब्धियों को आगे बढ़ाएगा और उसकी संरचनात्मक सीमाओं को दूर करेगा, गारंटीकृत रोजगार का विस्तार करेगा और संरचना केंद्रित दृष्टिकोण और मजबूत डिजिटल शासन के माध्यम से यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार को सतत विकास और लचीली आजीविका के एक रणनीतिक साधन के रूप में पुनः स्थापित करता है, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के पूर्णतः अनुरूप है। तो ये एक पूरा निबंध हुआ। अब आप चाहें तो जैसे आपको बहुत सारे संस्थान वाले लोग बताते रहते हैं डिजाइनिंग, तो डिजाइनिंग तभी बनती है, मैं बार बार कहता हूं, जब आपको सारा फैक्ट याद आ जाए। अब आप चाहो तो विकसित भारत जी राम जी अधिनियम से ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को होने वाले लाभ, ऐसा आप कहीं पर चार्ट बनाएं, फ्लोट चार्ट, डायग्राम, जो आपके मन में हो, पहले याद रहेगा तब तो ये चार्ट बनेगा। ऐसी एक चार्ट और बहुत अच्छा से बनाया गया है, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025। आप अपने पूरे निबंध के बाद कहीं पे जगह बनेगी तो गोला घेर कर इस अधिनियम की शर्तों को आजू बाजू दिखा सकते हैं। ये डिजाइनिंग का काम है, आपकी मर्जी। पहले इस अधिनियम की सारी बातें जैसे मैंने आपको पढ़ाई है कि अधिनियम कब आया, ये अधिनियम मनरेगा का विकल्प कैसे बनेगा, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, इसकी धाराएं क्या क्या हैं, इससे हम लाभ क्या लेंगे, इसकी वित्तीय संरचना क्या है, ये आपके दिमाग में सोते जागते उठते बैठते याद रहे।
तभी आप इस निबंध को परीक्षा हाल में सीमित समय में लिख पाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए सहायक साबित होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट निबंध पर या किसी और करंट अफेयर के मुद्दे पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।